राधे राधे दोस्तों। ईश्वर आप सभी की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करे और आप सभी को स्वस्थ और खुश रखे। चलिए कहानी शुरू करते हैं। हमारी आज की कहानी का शीर्षक है अब मैं लड़ूंगी। सविता की शादी एक ऐसे परिवार में हुई थी जहां पुरुष वर्ग की तानाशाही थी। उसका पति उस पर बहुत जुल्म करता था, पर वह खामोश रहती थी। रेनू, अच्छा हुआ कि तुम आ गईं। तुम बिल्कुल सही समय पर आई हो। रेनू को देखते ही अभिषेक की बाँछें खिल गईं। हम तो हमेशा ही सही समय पर आते हैं जीजा जी। पर यह तो बताइए कि अचानक ऐसा क्या काम आन पड़ा। अरे, कल माही के स्कूल में बच्चों के माता पिता को आमंत्रित किया गया है। मैं तो जा नहीं सकता। कल मुख्यालय से पूरी टीम आ रही है निरीक्षण करने। और अपनी दीदी सविता को तो तुम जानती ही हो, दो चार लोगों को देखते ही घिग्गी बन जाती है। यदि कल तुम माही के स्कूल चली जाओ तो बड़ी कृपा होगी। रेनू ने बड़े ही नाटकीय स्वर में कहा। आपकी इच्छा हमारे लिए आदेश है, पर बदले में आपको मेरी भी एक बात माननी पड़ेगी। कहो ना, ऐसी क्या बात है। कल सिनेमा घर में नई फिल्म लगी है। आपको मुझे वह फिल्म दिखाने के लिए ले जाना पड़ेगा। रेनू ने तुरंत ही हिसाब किताब बराबर करने का प्रयास किया। अरे, ये कौन सी बड़ी बात है। मैं तो स्वयं उस फिल्म को देखना चाह रहा था, और इतना मनमोहक साथ मिल जाए तो कहना ही क्या। अभिषेक रेनू को देखकर बड़ी अदा से मुस्कुराया। चलो, माही की समस्या तो सुलझ गई। क्यों माही, अब तो खुश हो। अभिषेक ने अपनी बेटी की सहमति चाही। नहीं, मैं खुश नहीं हूँ। मैं तो बहुत दुखी हूँ। मेरे स्कूल में जब मेरे सभी साथियों के साथ उसके मम्मी पापा आएंगे, तब मैं अपनी रेनू मौसी के साथ पहुँचूंगी। माही रोहासी हो उठी। चिंता मत करो माही बेटी, मैं तुम्हारे स्कूल में ऐसा समा बांधूंगी कि तुम्हारे सारे गिले शिकवे दूर हो जाएंगे। रेनू ने माही को गोद में लेने का यत्न करते हुए कहा। मुझे नहीं चाहिए आपका समा मामा। अगर मेरे मम्मी पापा मेरे साथ नहीं जा सकते तो मैं कल स्कूल जाऊंगी ही नहीं। माही पैर पटकती हुई अपने कमरे में चली गई। तुमने बहुत सिर चढ़ा लिया है अपनी लाडली को। घर आए मेहमान से कैसा व्यवहार करना चाहिए, यह तक नहीं सिखाया उसे। अभिषेक सविता पर बरस पड़ा। उस पर क्यों बरसते हो, तुम भी तो पापा हो माही के। तुमने क्यों कुछ नहीं सिखाया पढ़ाया। अभिषेक की माँ मनोरमा जी, जो अब तक चुपचाप सारी बातें सुन और देख रही थीं, अब स्वयं को रोक नहीं सकी। मैं उसे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वह जीवन भर याद रखेगी। अभिषेक भुनभुनाते हुए तेजी से अंदर की ओर लपका, तो सविता को जैसे होश आया। उसने दौड़कर माही को गोद में छिपा लिया और माही की जगह थप्पड़ सविता को पड़ गया। फिर अभिषेक गुस्से में बोला, आज से इसका खाना पीना बंद। 2 दिन भूखी रहेगी तो अकल ठिकाने आ जाएगी। अपनी बात कहकर अभिषेक गुस्से में आकर सोफे पर बैठ गया। क्यों इतना क्रोध करते हो जीजा जी। माही तो मात्र 5 वर्ष की नन्ही सी बच्ची है। अब क्या समझे तुम्हारी दुनियादारी। जो मन में आया बोल दिया। चलो अब मुस्कुरा भी दो ना जीजा जी। क्रोध में तुम जरा भी अच्छे नहीं लगते। रेनू अभिषेक के गले में हाथ डालकर प्यार से बोली। उसे ऐसा करते देख सविता भड़क गई और बोली, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ रेनू, इस समय यहाँ से चली जाओ। ये हमारा पारिवारिक मामला है, तुम इससे दूर ही रहो तो अच्छा है। वह बोली, दीदी तुम भी। मैं तो तुम्हारे लिए ही चली आती हूँ। आज भी जीजा जी के एक फ़ोन पर ऑफिस से सीधी यहाँ चली आई। तुम तो जब भी मिलती हो यही रोना रोती हो कि जीजा जी तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार करते हैं, तुम्हारा ख्याल नहीं रखते। मुझे लगा मेरे आने से तुम्हें कुछ राहत मिलेगी, नहीं तो मुझे क्या पड़ी है यहाँ आकर अपना अपमान करवाने की। रेनू ने पलटकर सविता को ही सुना दिया। सविता की बात सुनकर अभिषेक और भड़क गया और बोला, सविता, अभी के अभी रेनू से माफ़ी मांगो। तुम्हें इतना भी नहीं पता कि घर आए मेहमान से किस तरह का व्यवहार किया जाता है। सविता कुछ कहती उससे पहले ही अभिषेक फिर से जोर से चीखा, तुम्हें सुनाई नहीं दिया अभी तक। अभी के अभी रेनू से माफ़ी मांगो। रेनू और अभिषेक की बात सुनकर सविता को जैसे सांप सूंघ गया हो। वह जड़ सी खड़ी रही। उसने ना तो रेनू से माफ़ी मांगी और ना ही अभिषेक की किसी बात का उत्तर दिया। तुमने सुना नहीं, रेनू से क्षमा मांगने को कहा था मैंने। अभिषेक चीखा। मेरे लिए यह संभव नहीं है अभिषेक, सविता ने उत्तर दिया। और माही, जो डर के मारे उससे चिपक कर खड़ी थी, उसे गोद में उठाकर अंदर चली गई। छोड़ो भी जीजा जी, क्यों बात का बतंगड़ बनाते हो। मैं अब चलूंगी। रेनू उठ खड़ी हुई। अभिषेक बोला, इस तरह बिना खाए पिए। रुको, मैं कोई ठंडा पेय लेकर आता हूँ। अरे नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। रेनू ने अपना बैग उठा लिया। ठीक है चलो, मैं तुम्हें घर तक छोड़ आता हूँ। मैं अपनी कार से आई हूँ। अपनी कार में भी जाना अकेली युवती के लिए सुरक्षित नहीं है।
ऐसा कहकर अभिषेक जोर से हंसा और तुरंत साथ चलने के लिए तैयार हो गया। और क्षण भर में ही दोनों एक दूसरे के हाथ में हाथ डाले मुख्य द्वार से बाहर हो गए। दरवाजा बंद कर जब सविता पलटी तो माही और मनोरमा जी दोनों उसे गुस्से से घूर रही थी, जैसे उसने कोई बहुत बड़ा अपराध कर डाला हो। मम्मी, आप बहुत गंदी हो, आप मौसी को यहाँ आने से रोकती क्यों नहीं है? माही रुहासे स्वर में बोली। उस छोटी सी बच्ची को भी अपने पापा का इस तरह हाथ में हाथ डालकर अपनी मौसी के साथ चले जाना बहुत अखर रहा था। तभी अपनी सास की तरफ देखकर सविता बोली, आप भी कहे ही डालिए जो कहना है, इस तरह मुंह फुलाए क्यों बैठी हैं? तब मनोरमा जी ने कहा, मैं तो यही कहूँगी कि तुमसे कहीं अधिक बुद्धिमान तो तुम्हारी 5 वर्षीय बेटी है। कम से कम आज उसने अपने व्यवहार से अपनी मौसी और पापा को यह तो जताया कि उसे रेनू का यहाँ आना जरा भी पसंद नहीं है, और जो तुम कभी नहीं कर पाई। मैं आपके संकेतों की भाषा समझती हूँ माँ जी, पर क्या करूँ? रेनू मेरी मौसी की बेटी है। अरे मौसी की बेटी? बेटा, जब बात अपनी गृहस्थी को बचाने की हो तो सगी बहन से भी सावधान रहना चाहिए, मनोरमा जी बोली। अब मैं रेनू को क्या दोष दूँ मम्मी जी, जब अपना पति ही रिश्तों की मर्यादा को ना समझे। अभिषेक को तो अपनी पत्नी को छोड़कर हर युवती में गुण ही गुण नजर आते हैं। आज रेनू है, उससे पहले मोनिका थी, और विवाह से पहले की उनकी रास लीलाओं के संबंध में तो आप जानती ही हैं। सविता की बात सुनकर मनोरमा जी उसके सिर पर हाथ रखकर प्यार से बोली, मैं सब जानती हूँ बेटा, पर मैंने जिस लड़की को अपने बेटे की पत्नी के रूप में चुना था वह तो आत्मसम्मान से भरपूर थी, जो गलत बात पर कभी भी नहीं झुकती थी। लेकिन उसे आज क्या हो गया? अरे तुम्हारा गुणगान अपने तो क्या पराये भी करते थे, फिर ऐसा क्या हो गया जो तुम सबसे कटकर अपनी ही खोल में सिमट कर रह गई हो? आप सच कह रही हैं माँ, मैं पहले ऐसी नहीं थी, पर पता नहीं मैं ऐसी क्यों हो गई हूँ। शायद दिन रात मेरी कमियों का रोना रो रो कर अभिषेक ने मुझे विश्वास दिला दिया है कि मैं किसी योग्य नहीं हूँ। आपने सुना नहीं था, अभिषेक रेनू से कह रहे थे कि अजनबियों के बीच जाते ही मेरी घिग्गी बन जाती है, जबकि कॉलेज में मैं साहित्य क्लब की सर्वोसर्वा थी। पूरे 4 वर्षों तक मैंने उसका संचालन किया था। इतना कहते कहते सविता की आंखों में आंसू आ गए। तब मनोरमा जी बोली, जानती हूँ बेटा, मैं सब जानती हूँ, और तुम्हारे इसी रूप को देखकर तो मैंने तुम्हें पसंद किया था। पर कॉलेज में तुम क्या थी उससे कोई मतलब नहीं है, वह समय तो बीत गया। पर अब तुम यह देखो कि तुम अब क्या हो। बेटा, तुम्हें लड़ना होगा, अपने लिए नहीं तो कम से कम माही के लिए। अपने जीवन पर अपनी पकड़ ढीली मत पड़ने दो बेटी, मनोरमा जी ने भरे गले से कहा। तो सविता ने उनसे वादा किया कि हाँ माँ, मैं आपसे वादा करती हूँ, अब मैं अपने हक के लिए ज़रूर लड़ूंगी। उसके बाद सविता ने माही और मनोरमा जी को खिला पिलाकर सुला दिया और अभिषेक की प्रतीक्षा करने लगी। तरह तरह की बातें उसके सामने प्रश्न चिन्ह बनकर खड़ी थीं। सोच में डूबी हुई कब उसे नींद आ गई उसे स्वयं ही पता नहीं चला। अभिषेक ने घंटी बजाई तो वह घबराकर उठ बैठी। मर गई थी क्या? कब से घंटी बजा रहा हूँ। दरवाजा खुलते ही नशे में धुत अभिषेक सविता पर बरस पड़ा। उसको चीखते हुए देखकर सविता बोली, यह क्या शरीफों के घर आने का समय है, वह भी नशे में धुत लड़खड़ाते हुए? और एक बात, आवाज़ नीची रखो, पड़ोसी जाग जाएंगे। पड़ोसियों का डर किसे दिखा रही है? पड़ोसियों का तो ख्याल है तुझे, और मेहमानों का नहीं। बेचारी रेनू से तुमने पानी तक नहीं पूछा। कितनी दुखी होकर गई है वह यहाँ से। वह तो तुम्हारे और माही के लिए जान भी देने को तैयार रहती है, और तुमने उसके साथ ऐसा व्यवहार करा। रो रही थी बेचारी, फिर उसे रेस्टोरेंट में ले जाकर खिलाया पिलाया, तब जाकर उसकी उदासी दूर हुई। अरे मेरा भी कुछ फर्ज बनता है, आखिर साली है मेरी। अभिषेक अपनी नशे की हालत में बोले ही चला जा रहा था। समझ गई, मतलब खा पी कर आए हो, अब भोजन की आवश्यकता नहीं है, सविता व्यंगपूर्ण स्वर में बोली। सविता की बात सुनकर अभिषेक ताना मारते हुए हंसते हुए बोला, ये भी कोई कहने की बात है? सीधी सादी बात भी तुम्हें समझ में नहीं आती, मूर्ख बेवकूफ़ कहीं की। ऐसा बोलते हुए अभिषेक अपने कमरे में चला गया और बिस्तर पर जाकर लुढ़क गया। और कोई दिन होता तो रोती कलपती सविता भूखी ही सो जाती, पर आज नहीं। कहीं कोई कांटा इतना गहरा धंस गया था जिसकी टीस उसे चैन नहीं लेने दे रही थी। स्वयं को स्वस्थ रखने का भार भी तो उसी के कंधों पर है। क्या हुआ जो अभिषेक साथ नहीं देता, पर उसकी सास और बेटी तो हमेशा उसके साथ हैं। ऐसा सोचकर सविता ने भोजन को करीने से मेज पर सजाया।
जैसे किसी अतिथि के आने की प्रतीक्षा हो। बत्ती बुझाकर मोमबत्ती जलाई और उसकी मंद रोशनी में रात्रि भोज का आनंद लेती रही। लंबे समय के बाद उसे लगा कि प्रसन्न होने के लिए किसी बड़े तामझाम की आवश्यकता नहीं होती, बस अपने आप को समझने और अपने मन को खुश रखना जरूरी होता है। और फिर न जाने क्या सोचकर अपनी फाइल निकाल कर बैठ गई। पढ़ाई में तो वह ठीक ठाक थी, पर अन्य गतिविधियों में उसका मुकाबला दूर दूर तक कोई नहीं कर सकता था। नृत्य, संगीत, खेलकूद, वाद विवाद, नाटकों में उसकी उपस्थिति अनिवार्य समझी जाती थी। पर विवाह होते ही सब कुछ बदल गया। सविता ने उदासीनता की ऐसी चादर ओढ़ ली जिसे भेद पाना दूसरों के लिए तो क्या, स्वयं उसके लिए भी कठिन हो गया। रात के सन्नाटे में स्वयं से ही अपना परिचय करवाकर सविता रोमांचित हो उठी। आखिर आज माही और मनोरमा जी ने उसके व्यक्तित्व को झकझोर कर जगा जो दिया था। अगले दिन की उजली सुबह नया ही रंग रूप लेकर आई। सविता हौले हौले गुनगुना रही थी। अभिषेक को ऑफिस जाने की जल्दी थी, इंस्पेक्शन था, तैयारी जो करनी थी। रेनू को फ़ोन कर देना, कल के व्यवहार के लिए क्षमा मांग लेना, नहीं तो वह नहीं आने वाली माही के स्कूल। अभिषेक जाते हुए हिदायत देकर गया था। अभिषेक की बातें सुनकर माही ने ऐसे मुंह बनाया कि मनोरमा जी को हंसी आ गई। अपने पापा के जाने के बाद माही अपनी दादी से बोली, मुझे नहीं जाना रेनू मौसी के साथ। तभी सविता आई और माही से बोली, माही बेटा चलो तैयार हो जाओ, स्कूल जाना है। लेकिन तभी माही बोली, मुझे नहीं जाना रेनू मौसी के साथ स्कूल। तब सविता ने कहा, तुम मेरे साथ जाओगी। तुम्हारे पापा व्यस्त हैं पर मैं नहीं। तुम्हारी पढ़ाई लिखाई का भार मेरे कंधों पर है, रेनू पर नहीं। तुम्हारी माँ मैं हूँ, वह नहीं। सच मम्मी, आप मेरे साथ चल रही हो? तब सविता ने हाँ में सिर हिलाया। तो माही बोली, तो मम्मी जल्दी से मेरी नई वाली फ्रॉक निकाल दो, क्योंकि आज यूनिफॉर्म नहीं पहननी। मैं उस फ्रॉक को पहनकर चलूँगी। दादी माँ, सुना आपने, मैं और मम्मी स्कूल जा रहे हैं। माही ताली बजाकर नाचने लगी। मुझे नहीं ले चलेगी माही, घर में बैठे बैठे ऊब जाती हूँ मैं। चलिए ना माँ जी, हम तीनों चलेंगे। स्कूल जाने के बाद थोड़ा घूमेंगे फिरेंगे, फिर बाहर ही खा पी कर लौट आएंगे। उत्तर माही के स्थान पर सविता ने दिया। क्यों नहीं, मैं तो माही से पहले तैयार हो जाऊंगी। मनोरमा जी खुश होते हुए बोली। साथ ही उन्हें अपनी बहू पर गर्व भी हो रहा था। वह सोच रही थी कि अभिषेक स्वप्न में भी नहीं सोचेगा कि उसके परिवार की महिलाएं बिना उसकी सहायता के घर से बाहर की खुली हवा में निकलने का साहस करेंगी। मनोरमा जी ने भी अपने समय में अपने परिवार में कठोर अनुशासन में दिन बिताए थे। उनका परिवार बहुत बड़ा था, लेकिन महिलाओं को कुछ भी करने की इजाज़त नहीं थी। उनका जीवन तो नौकरों से भी बदतर था। हर बात के लिए उन्हें पुरुषों की राय लेनी पड़ती थी, और अगर अपनी मर्जी से कुछ कर लें तो उनकी पिटाई भी हो जाती थी। उनके सास ससुर ही नहीं, उनके पति भी स्त्रियों का स्थान घर की चार दीवारी में ही होने में विश्वास रखते थे। उन्होंने तो यही सोचकर संतोष कर लिया था कि उनका जीवन तो किसी प्रकार से कट गया, पर आने वाली पीढ़ी को वे अपनी तरह घुट घुट कर नहीं जीने देंगी। पर केवल सोच लेने से क्या होता है। वे सविता के हंसमुख और जिंदादिल स्वभाव से ही प्रभावित हुई थीं, पर विवाह के बाद तिल तिल कर बुझने लगी थी सविता। यूं तो घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। अभिषेक की अच्छी भली नौकरी थी, ऊपर से पिता भी बहुत जमा पूंजी छोड़कर गए थे। पर अभिषेक ने अपने पिता के आचार विचार और स्वभाव को विरासत में पाया था। वह स्वयं तो रंगललियां मनाने के लिए स्वतंत्र था, पर सविता पर कड़ा पहरा था। उसका खिड़की से बाहर झांकना तक अभिषेक को पसंद नहीं था। उसको हर बात पर नीचा दिखाना, जलीकटी सुनाना, क्रोध में बर्तन प्लेटें आदि उठाकर फेंक देना उसके स्वभाव के अभिन्न अंग थे। कभी कभी तो वह गुस्से में सविता पर हाथ भी उठा देता था। ऐसे में सविता अपने ही संसार में सिमट कर रह गई थी। दादी माँ सो गई क्या? उनकी विचार श्रृंखला शायद इसी तरह चलती रहती कि माही के स्वर ने उन्हें झकझोर कर रख दिया। मेरा स्कूल आ गया दादी माँ, माही बोली। तेरा स्कूल नहीं आया बुद्धू, हम तेरे स्कूल आ गए, मनोरमा जी ने हंसते हुए कहा। देखा मम्मी, दादी माँ मुझे बुद्धू कह रही हैं, माही हंसते हुए बोली। फिर माँ और दादी माँ का हाथ थामे अपनी कक्षा की ओर खींच कर ले गई। आशी मैम, मेरी मम्मी और मेरी दादी माँ, माही ने प्रसन्नता से अपनी टीचर से दोनों का परिचय कराया। उन्हें देखकर माही की टीचर बोली, आपको पहली बार देखा है मैंने, आप तो कभी आती ही नहीं, कभी मन नहीं होता हम लोगों से मिलने का। आशी मैम ने उलाहना दिया।
जी आगे से आया करूँगी, सविता ने उत्तर दिया। उसके बाद माही की टीचर बोली, हम लोग तो अभिभावकों और बच्चों के बीच मेल जोल को प्रोत्साहित करते हैं। बहुत से बच्चों की माएँ शनिवार को बच्चों को कहानियाँ सुनाती हैं, गेम्स खिलाती हैं, क्राफ्ट सिखाती हैं। चाहें तो आप भी अपनी रुचि के अनुसार बच्चों को कोई भी हुनर सिखा सकती हैं। तभी माही खुश होते हुए बोली, मेरी दादी माँ को बहुत सारी कहानियाँ आती हैं और मेरी मम्मी तो इतनी होशियार हैं कि पूछो मत। माही अब भी जोश में थी। हम तो अवश्य पूछेंगे, आशी मैडम मुस्कुराई। तभी माही आशी मैम के कान में कुछ कहने लगी। हाँ हाँ, देख लिया, तुम्हारी मम्मी तो वाकई बहुत सुंदर है। आशी मैडम ने माही की हाँ में हाँ मिलाई। बहुत नटखट हो गई है, कुछ भी बोलती रहती है। सविता शर्मा गई। सुंदर को सुंदर नहीं तो और क्या कहेगी माही? आपकी बेटी बहुत प्यारी और होशियार है। अरे आप किसी शनिवार को आइए ना, बच्चों को कुछ भी सिखाइए या केवल उन्हें गीत सुनाइए, बातचीत कीजिए। इससे बच्चों का व्यक्तित्व विकसित होता है, आत्मविश्वास बढ़ता है। सदा चहकती रहने वाली माही शनिवार को अलग थलग उदास सी बैठी रहती है। आशी मैम ने पुनः याद दिलाया। मैडम की बात सुनकर सविता बोली, मैं भविष्य में याद रखूंगी। माही की खुशी में ही मेरी खुशी है। उसके बाद स्कूल से निकलकर वे तीनों एक बड़े से मॉल में गईं। वहाँ बच्चों के लिए अनेक प्रकार के गेम्स थे, जिनका आनंद लेने के लिए वहाँ बच्चों की भीड़ भी लगी हुई थी। माही के साथ साथ ही मनोरमा जी और सविता ने भी उनका भरपूर आनंद लिया। दिन भर खूब मस्ती की और फिर खा पीकर जब तीनों घर पहुंची तो थककर चूर हो गई थीं। अतः शीघ्र ही निंद्रा देवी की गोद में समा गईं। घंटी की आवाज़ सुनकर सविता हड़बड़ाकर उठी। घड़ी में 6 बज रहे थे। दरवाज़ा खोला तो अभिषेक सामने खड़ा था। उसको नींद में देखकर गुस्से में बोला, सो रही थी अभी तक? हाँ, सविता बोली। माही और माँ भी सो रहे हैं? पूछते हुए अभिषेक अंदर आ गया। फिर गुस्से से बोला, जमाना कहाँ से कहाँ पहुँच गया, पर तुम सब तो बस अपनी नींद में डूबे रहो। क्या कहकर गया था मैं? यही ना कि रेनू को फ़ोन कर लेना और कल के व्यवहार के लिए क्षमा मांग लेना, तो वह माही को स्कूल ले जाएगी। पर नहीं, तुम तो अपनी ही ऐंठ में हो। माफ़ी मांगने से तुम्हारी शान जो घट जाएगी, चाहे फिर बच्ची का भविष्य ही चौपट क्यों ना हो जाए। सविता बोली, मैंने फ़ोन नहीं किया तो क्या हुआ? आपने तो रेनू को फ़ोन किया ही होगा। प्रश्न पूछ रही हो या ताना मार रही हो? अभिषेक क्रोधित हो उठा। मैं तो दोनों में से कुछ भी नहीं कर रही। मैं तो केवल जानना चाह रही थी। तो जान लो, मैंने रेनू को यह जानने के लिए फ़ोन किया था कि वह माही के स्कूल गई या नहीं। तो पता चला कि तुमने उसे फ़ोन तक नहीं किया, और क्षमा मांगने की बात तो कौन कहे। एक बात तो साफ हो गई कि तुम्हें माही की कोई चिंता नहीं है। आज सविता भी जोर से बोली, माही की चिंता है, इसीलिए रेनू को फ़ोन नहीं किया। और अभिषेक, तुम यह भी जान लो कि अजनबियों के सामने मेरी घिग्गी नहीं बनती। मैं और माजी माही के स्कूल गए थे, और सच मानो कि माही को इतना खुश मैंने पहले कभी नहीं देखा। सविता हर एक शब्द पर जोर देकर बोली। ओह, तो अब तुम्हारे मुंह में जवान भी आ गई। तुम यह भी भूल गई कि रेनू तुम्हारी बहन है। आज सविता चुप नहीं रहने वाली थी। वह बोली, अभिषेक, चाहे बहन हो या पति, अन्याय का प्रतिकार करने का अधिकार तो मेरे पास होना ही चाहिए। मैं अब तक चुप थी क्योंकि बात पहले सिर्फ मेरे तक थी, लेकिन अब उसका दुख मैं अपनी बेटी के चेहरे में भी पड़ती हूँ। इसीलिए अब मैं लड़ूंगी, अपने लिए नहीं बल्कि अपनी बेटी माही के लिए। मैं भी तुम्हारे साथ हूँ बेटी। मनोरमा जी, जो अब तक चुप खड़ी थी, धीमे स्वर में बोली। अपनी माँ को ऐसा बोलते देखकर अभिषेक बोला, माँ तुम भी? क्या कहूँ बेटे, जीवन भर अन्याय सहती रही मैं, पर अब लगता है समय बदल गया है। सविता के साथ मैं भी लड़ूंगी अपनी माही के लिए। मनोरमा जी धीमे स्वर पर दृढ़ स्वर में बोली। सविता बढ़कर अपनी सास मनोरमा जी के गले लग गई। उसकी आंखों में आभार के आंसू थे। आज अभिषेक को समझ आ गया था कि वह अब इन लोगों को दबाकर नहीं रख सकता। तो दोस्तों, सविता ने जो फैसला लिया वह सही था या गलत, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय श्री राधे।